नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग के कुछ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हुए पिछले क्रम में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए थे पता है ना? कितने कर लिए थे? 7। क्लियर? 7 क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ एग्जाम्पल भी और इंट्रोडक्शन सारे के सारे साथ हो गए थे। लंबा वीडियो था, पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, उसके बाद ही इसके बाद के क्वेश्चन आगे समझ में आने वाले हैं ना। तो हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, और देखेंगे कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्लियर? और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में हम आपको बता चुके हैं कि डेरिवेटिव्स में क्या होता है। जैसे कि अगर y में परिवर्तन चाहिए x के सापेक्ष तो लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स। अगर y में परिवर्तन चाहिए x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स। अगर कहे दे कि कोई एक क्वांटिटी है या फिर आयतन है, वृत्त का क्षेत्रफल है, गोले का आयतन है, क्लियर, और इस समय परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। तो लिखा रहता है कि आयतन में परिवर्तन की दर। तो बताए थे 3 तरीका समझने का, या तो ऐसा डायरेक्ट लिखा है आयतन में परिवर्तन की दर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आयतन में परिवर्तन की दर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर तो v है और दर निकालना है, इसका मतलब इसको t के सापेक्ष अवकलन करना है। बात समझ में आई? t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मतलब कि यह दे देता है आयतन में परिवर्तन। कोई भी चीज़, कोई भी गोला हो, यह मान लो अगर 3D गोला है, क्लियर अगर यह 3D गोला है तो इस गोले के आयतन में परिवर्तन कब होगा? जब इसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा, और त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे, गोला बोल रहे हैं, गोला ये वृत्त है, क्लियर, गोला वो जो 3D होता है, 3D में अगर उसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो भी उसका आयतन बदलने वाला होगा। समझ में आ रहा है? और अगर वृत्त है तो वृत्त का त्रिज्या बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल बदलेगा मैक्सिमम, और क्या होगा? परिधि बदलेगी। तो बताओ, एक बाबू एक क्वेश्चन बताए थे कि अगर क्षेत्रफल मतलब कि किसी वृत्त का त्रिज्या बढ़ाते हैं तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होता है? क्या त्रिज्या के अनुसार परिवर्तन होता है? हम क्वेश्चन कराए थे ना 2πr को, 2πr का डिफरेंशिएशन किए थे, 2π मिला था। इसका मतलब कि अर्थ यह है कि इसमें अगर परिधि में परिवर्तन हो तो वह त्रिज्या के सापेक्ष नहीं होने वाला है। मतलब कि त्रिज्या के बढ़ने से जरूरी नहीं कि परिधि भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। उसमें अगर बढ़ेगा तो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। अब उसमें एग्जैक्टली पोजीशन पे नहीं निकाल सकते कि इस पोजीशन पे कितनी त्रिज्या आएगी, इस पोजीशन पे कितनी त्रिज्या, मतलब त्रिज्या पे कितना परिधि आएगा। समझ में आया? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बताए थे ना, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं πr²। क्लियर? πr² को डिफ्रेंशिएट कर दो r के सापेक्ष, उसके बाद उसको निकाल सकते हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर त्रिज्या पे हमको उसका क्षेत्रफल चाहिए वो भी निकाल सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इतना सब तो डिस्कस हो गया था। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हाई लेवल मिलेगा, लेकिन सॉल्व करते चलना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, है ना। हमारे साथ साथ आपको भी कॉपी पेन उठा लेना है और साथ साथ क्या करना है, उसी को सॉल्व करते चलना है। क्लियर? तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा है, गुब्बारा कैसा फुलाओगे तो वो पूरा 3D आकार लेता है ना, लेता है कि नहीं लेता? फुलाएंगे गुब्बारा तो वह 3D आकार लेता है। क्लियर? तो मतलब 3D आकार लिया तो उसका आयतन बदल सकता है ना, गोले का आयतन बदल सकता है, हो सकता है इस पे क्वेश्चन दे। तो गुब्बारा का जो सदैव गोलाकार है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति क्यूब गैस प्रति सेकंड, मतलब 900 एक पंप द्वारा, पूरा क्वेश्चन लिख दे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, क्वेश्चन नंबर 8 है। जो सदैव गोलाकार है, ठीक है, और इसमें पंप से हवा भरा जा रहा है। किस हिसाब से भरा जा रहा है? एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर रहे हैं। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस भरा जा रहा है। एक बात जरा इसी से समझ सकते हैं, बताए थे ना कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में यूनिट लिखा हुआ है कि क्या भरा जा रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, तो वो यहाँ से देख के भी बता सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो इसका मतलब यह क्या दिया हुआ है, बता सकते हो यह क्या दिया हुआ है? dv/dt है कि नहीं? dv/dt दिया है ना। और उसके बाद कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या
गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या इसकी 15 सेंटीमीटर है। बस खत्म हो गया, क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। यह दिया हुआ हमारा क्या, dv/dt, क्लियर। और यह लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है हल में, है ना। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, जितना जरूरत था उतना लिख दिए। गुब्बारा गोलाकार है, सदैव गोलाकार रहता है, इसका मतलब कि हमके आयतन की जो जरूरत होगी वो गोले की ही होगी, क्लियर। तो अगर गोलाकार है तो ये बताओ गोले का आयतन होता कितना है, और पूछा है त्रिज्या में परिवर्तन की दर एट पर्टिकुलर पॉइंट, आर भी दिया है 15 सेंटीमीटर। तो चलो निकाल लेते हैं। यह dv/dt दिया ना, तो उससे पहले यह जान लेते हैं कि गोले का आयतन होता कितना है। तो गोले का आयतन v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर r उसकी त्रिज्या है तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। हमको क्या दिया हुआ है, dv/dt ना, इसका मतलब यही v का परिवर्तन दिया हुआ है, आयतन का परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो इसका अर्थ है इसके दोनों पक्षों में समय के सापेक्ष हम क्या कर दें, अवकलन कर दें, क्लियर। दोनों में समय के सापेक्ष अवकलन, तो इधर हो जाएगा dv/dt और इधर क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और r का हम अवकलन कर देंगे d/dt आर क्यूब। तो देखो t के सापेक्ष कर रहे हैं आर क्यूब का, तो इसका मतलब यह कितना हो जाने वाला होगा 4/3 पाई 3r² इंटू dr/dt होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि यह बिगड़ैल फंक्शन और इसका अवकलन हमको t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो आगे लिखना पड़ेगा dr/dt। यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल गया बाबू, 4 पाई r² dr/dt। चलो वेरी गुड। और इस पार मेरे पास क्या है, dv/dt। और इस इक्वेशन में देखो, इसमें और इसमें मेरे पास किसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट किसकी है, r एट 15 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये मेरे पास है। और dv/dt की वैल्यू भी दिया है, dr/dt तो निकालना है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो चलो मतलब यही अकेले छोड़ना है, इसको लाके इधर पटक दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dr/dt निकालना है हमको, ठीक है। और इस पूरा लाके इधर पटक दो, तो ये हो जाएगा dv/dt और डिवाइडेड बाई 4 पाई r², क्लियर। 4 पाई r², dv/dt की वैल्यू कितनी उठा के रख दो, dv/dt कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। ये तो हमारा आ गया dr/dt। अब कह रहा है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर तो हम निकाल लिए ना, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बटा 4 पाई r²। अब कह रहा है वही त्रिज्या में जो परिवर्तन की दर है वो निकालो कहाँ पे, 15 सेंटीमीटर पे। कहाँ निकालना है, 15 पे। तो इसका मतलब dr/dt हमको कहाँ निकालना है, r बराबर 15 सेंटीमीटर पे, क्लियर। तो मतलब जहाँ r है वहाँ पे 15 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा, r की वैल्यू, r कितना है 15 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 15 गुणे 15, r² हो गया, सब काट लो, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट गया, है ना। और उसके बाद 15 से ये कटा 60 बार में, फिर 15 से कटा 4 बार में, कट गया 15 छक्का 90, 0 0, 15 चौके 60, हाँ ठीक है। फिर 4 से 1 बार में, सब कट गया। ऊपर बचा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, नीचे बटा पाई, यही बचा ना। तो मतलब हमको क्या मिल गया, dr/dt की वैल्यू एट r बराबर 15 सेंटीमीटर पे क्या मिल गया, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मिला कि नहीं मिला, साथ साथ यूनिट भी मिल गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और इधर ऊपर बचा 1, नीचे बचा पाई। तो यही हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर, है ना। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसान था। गोले का आयतन दिया, वो गोले का आयतन में परिवर्तन की दर वो दिया था, और हम गोले के आयतन से उसके त्रिज्या की दर निकालिए, त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt, और इसी की वैल्यू निकालना था। सारा का सारा उस पार पक्षांतर किए, उसके बाद वैल्यू रख लिए, सारे के सारे वैल्यू पुटअप कर लिए। तो ऐसे क्वेश्चन कई तो सॉल्व कर चुके हम लोग, है ना। तो बस ध्यान बस इतना ही रखना है कि यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो उसी को ध्यान रखना है कि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और मेरे पास r दूसरा वेरिएबल है। तो यह कोई भी वेरिएबल हो, पहले नियम तो वही लगेगा,
3r², लेकिन उसके बाद जब यह t देखेगा कि अच्छा r तो t का रूप है नहीं, तो मतलब dr/dt भी लिखना पड़ेगा, और यही तो चाहिए हमको। जैसे ये मिलेगा इसी की तो वैल्यू चाहिए, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। क्वेश्चन में लिखा है त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्लियर? नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, चलो ये भी वही है, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। जाहिर सी बात है, गुब्बारा जब फुलाएंगे तो उसकी त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ती इंक्रीज होती है ना। एकदम छोटा सा गुब्बारा रहता है, उसको फुलाते फुलाते बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यह गुब्बारा, क्लियर, और इसकी त्रिज्या क्या हो रही है? इंक्रीज। गोला बना लो, सदैव जो गोलाकार है ना, गोलाकार है, और इसकी त्रिज्या इंक्रीज कर रही है, परिवर्तनशील है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इससे मतलब नहीं है, परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। जरा समझ में आ रहा है? किसके सापेक्ष करना है? त्रिज्या के सापेक्ष, और निकालना क्या है? आयतन में परिवर्तन की दर। त्रिज्या बढ़ रही है, घट रही है, तो इसका मतलब आयतन भी बढ़ेगा घटेगा। जितना ज़्यादा त्रिज्या करेंगे उतना ज़्यादा उसमें उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने का मतलब जितना ज़्यादा पानी समा जाए, क्लियर, किसी भी वस्तु में, उसी को तो उसका आयतन कहते हैं। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। क्लियर? तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर समझ में आ रहा है कुछ? इस मतलब इसमें समय के सापेक्ष नहीं करना है, इसमें करना किसके सापेक्ष है? त्रिज्या के सापेक्ष। और परिवर्तन किस में करना है? आयतन में। तो सबसे पहले ये तो जान ले कि गोले का आयतन होता कितना। ठीक है, गोले का आयतन v बराबर कितना होता? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? 4/3 क्या? पाई आर क्यूब। कह रहा है कि परिवर्तन करिए, लेकिन सापेक्ष किसके करना है? त्रिज्या। मतलब जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रही है तो पूछा है कि आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ यह भी दिया है कि एट पर्टिकुलर पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे, आर बराबर 10 सेंटीमीटर पे आयतन में परिवर्तन की दर। क्लियर? तो गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? परिवर्तन करो, लेकिन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के। तो इधर हो जाएगा dv/dr। क्लियर? dv/dr। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 4/3 पाई तो कॉमन है, d/dr r स्क्वायर क्यूब। समझ में है? इधर देखो, फंक्शन बिगड़ैल की सुधरैल, एकदम सुधरा हुआ दिख रहा है। इधर भी r के सापेक्ष अवकलन करना है और r ऊपर दिख भी रहा है, इसका मतलब कि ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करना है, x का ही करना है, तो मतलब जो नियम है उसी तरह कर देंगे। आगे जाके dr/dt वगैरह काम गुस्सा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो dv/dr कितना मिलेगा हमको? 4/3 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर। आगे dr/dt वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि r के ही सापेक्ष कर रहे हैं। dr/dr 1 होने वाला है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 से 3 कट गया। ठीक है, हमको dv/dr कितना मिला? 4 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट r बराबर 10 सेंटीमीटर पे हमको निकालो कि आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब बस डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे? dv/dr, और r कहाँ चाहिए हमको? 10 सेंटीमीटर पे। तो कितना हो जाएगा इधर बाबू बताओ? 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया? 10 10 या 100, 100 चौके 400, आ गया 400 पाई। मतलब जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पे था तो उस समय उसका आयतन में वृद्धि 400 पाई हो रहा था, है ना? 400 पाई वृद्धि हो रही थी उसकी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसी के अगले क्रम में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन मज़ेदार है, 10 नंबर क्वेश्चन इसको बनाना है साथ साथ मेरे, है ना? तो
10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्या दिया है। लिखा हुआ है कि एक 5 मीटर लंबी दीवार के सहारे, लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। चलो अच्छा, एक मान लो कि ऐसा दीवार है, क्लियर, इस दीवार के सहारे 5 मीटर लंबी सीढ़ी ऐसे झुकी हुई है। सीढ़ी ऐसी होती, क्लियर, या मान लो सीढ़ी है झुकी हुई है और इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर लंबाई है, ध्यान रखना है, 5 मीटर लंबाई है। और मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये ओ है, ये बी है, कुछ भी ले लो, ओ ए ओ बी कुछ भी ले लो, है ना, ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, यह दिख कैसा रहा है, अगर सीढ़ी किसी भी दीवार पे लगती है, ऐसे गिरती है, तो वहाँ पे यह ध्यान दो कि यह एक समकोण त्रिभुज बनाती है कि नहीं बनाती, क्लियर, समकोण त्रिभुज बनाती है। तो हो सकता है इसमें समकोण त्रिभुज वाला कुछ काम लगे। समकोण त्रिभुज मतलब अगर कहीं भी समकोण त्रिभुज लग गया, अर्थ क्या हुआ कि पाइथागोरस शायद लग जाए, और जाहिर सी बात है पाइथागोरस लगने ही वाला है इसमें, है ना। कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से सरक रही है। अच्छा, कभी देखे होंगे कि दीवार पे सीढ़ी ऐसे लगाते हैं, तो अगर सही से ना लगे, बहुत ज़्यादा तिरछा लग जाए, ऐसे फ्रिक्शन कम लगने लगे, तो वो धीरे धीरे सरकने लगती है ना। धीरे धीरे क्या होता है, सरकने लगती है, मतलब ज़मीन से धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, हटती है कि नहीं। तो यहाँ देखो वही दिया हुआ है कि यहाँ से पीछे की ओर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से भाग रही है, सरक रही है। तो अच्छा ये बताओ, जब ये इधर से सरकेगी तो ये इधर से भी कम होगा, हाइट होगा कि नहीं होगा। जब सीढ़ी ऐसे लगी है और उसको सरक रही है, तो पीछे से जब पीछे आएगी तो आगे से जाहिर सी बात है नीचे की ओर झुकेगी, तो नीचे की ओर झुकेगी। तो वही पूछा है कि इसकी जो हाइट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, क्लियर, किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। चलो सही है क्वेश्चन, मतलब ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है ये, क्लियर। कह रहा है कि ऊंचाई जो है घट रही है। तो एक बात समझो कि ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालना है, और साथ ही साथ इसमें दिया क्या है, इसमें दिया क्या। अच्छा मान लो कि अगर हम ले लें किसको, ऊंचाई को ले लें y, ऊंचाई को क्या ले लें y, और इसको ले लें x, यह दूरी हो गई हमारे पास x और यह दूरी हो गई हमारे पास y। तो एक बात क्लियर है कि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस प्रमेय से होगा कि नहीं होगा। और वहीं से एक इक्वेशन मिलेगा जो दोनों में रिलेशन बनाएगा, इसमें और इसमें दोनों में रिलेशन बनाएगा, जो कि x स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों से बनाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर खंड का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। और देखो जरा ध्यान दो, यह क्या दिया हुआ है, परिवर्तन की दर, तो मतलब यह दिया हुआ है dx बाई dt दिया हुआ है, और हमसे पूछा है y में परिवर्तन की दर, मतलब हमको निकालना है dy बाई dt, क्लियर। तो ये काम ये और ये दोनों के दोनों इसी से होने वाले हैं। तो यहाँ देखो x भी है y भी है, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, है ना, तो पता चल सकता है कि इसमें क्या हिसाब से परिवर्तन की दर हो रहा है और इसमें क्या परिवर्तन की दर है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन मार दो, तो इधर हो जाएगा d बाई डी टी एक्स स्क्वायर, चलो लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना, इतना छोटा करने की जरूरत नहीं है, मतलब लंबा जाएगा। डायरेक्टली देखो एक्स स्क्वायर के करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्लियर। और इधर क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी टी, और इधर 0 होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, 0, क्लियर। तो यहाँ से एक बात ध्यान दो कि एक बात क्लियर है कि हमको निकालना है dy बाई डी टी, क्लियर, और हमारे पास दिया है dx बाई डी टी, उसके पीछे की ओर खींचने की दर दिया हुआ है, और हाइट में कमी की दर हमसे पूछा हुआ है, समझ में आया, हाइट में कमी की दर पूछा हुआ है। तो एक बात क्लियर है कि ये उधर जाएगा, इधर बना लेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -2x dx बाई डी टी,
है ना। तो dy बाई डी टी हमको कितना मिलेगा, dy बाई डी टी कितना मिलेगा, माइनस 2x बाई 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है ना, डी एक्स बाई क्या, डी टी, है ना। अब देखो एक बात समझो कि अगर हम चाहें तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू उठा के रख सकते हैं, लेकिन एक बात समझना कि सीढ़ी किस में है, मीटर में है, और डी एक्स बाई डी टी जो खींचने की दर है वह सेंटीमीटर में है ना। तो दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा, बिना सेम किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है ना। तो कभी भी यूनिट सेम करेंगे तभी कोई भी क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो इसका यूनिट सेम कर लो पहले। तो इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 100 से भाग दे दो, सेंटीमीटर है तो क्या बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। क्लियर। यह कितना हो जाएगा, 2/100 मीटर प्रति सेकेंड, होगा कि नहीं होगा, 2/100 मीटर पर सेकेंड। उसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मिलेगी x बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है, 2/100 मीटर प्रति सेकेंड। यह हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, डी वाई बाई डी टी में परिवर्तन की दर। क्लियर, यह हमारे पास मिल गया। अब उसके बाद देखो जरा ध्यान दो, परिवर्तन की दर मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि हाइट में परिवर्तन की दर एट इंस्टेंट पॉइंट कहाँ कह रहा है कि जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब x की वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्या है, दूर है, 4 मीटर, मीटर दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि जबकि सीढ़ी जो है, सीढ़ी का बिंदु इस बिंदु से पर्टिकुलर पॉइंट कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर दूरी, 4 मीटर दूरी पर है। तो मतलब x की वैल्यू दिया है ना। तो डी वाई बाई डी टी हमको निकालना होगा, x की वैल्यू दिया हुआ है। तो इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स कितना है, 4 सेंटीमीटर, एट यहाँ लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, माइनस 4/y इंटू डी 2 इंटू 2/100 मीटर प्रति सेकेंड। हो गया, बात समझ में आई। अब y की वैल्यू इसमें दिया है क्या, y की वैल्यू नहीं, किस दर से घट रहा है बस यही दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो कुछ कटेगा, 2500 के 100, 2500 के कितना हो गया 100। तो डी वाई बाई डी टी हमको कितना मिल गया बाबू, यहाँ देखो माइनस 2/25y मीटर प्रति सेकेंड। मिला कि नहीं मिला, माइनस 2/5y मीटर प्रति सेकेंड। तो यह आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कि अगर हाइट में परिवर्तन की दर। अच्छा एक बात और ध्यान दो कि यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस, माइनस लगा है, इसका मतलब क्या है कि यह इसकी जो ऊंचाई है वो घट रही है कि बढ़ रही है, बताओ। ऊंचाई घट रही है ना, तो हम साफ साफ क्या लिखेंगे, 2/25y मीटर प्रति सेकेंड से वह नीचे की ओर घट रही है। आंसर मिला लेते हैं, कौन सा दिया है, चलो तो इसमें एग्जैक्टली वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर, चलिए तो देखिए इसके बाद क्या करना है इसमें, क्वेश्चन में आंसर जो है दिया हुआ है पूरा का पूरा आंसर में, तो आ सकता है, वो भी आ सकता है, कोई हार्ड नहीं है। क्लियर, x की वैल्यू दिया हुआ है, y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यार, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। x की वैल्यू 4 दिया है क्या, x की वैल्यू जब 4 सेंटीमीटर पे है तो क्या y की वैल्यू नहीं निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय से, कितना आएगा, ये 5 है, ये 4 है, ये कर्ण है, ये आधार है ना। तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9, और 9 किसका क्यूब है, 9 है 3 का स्क्वायर है ना। तो ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, y की 3। देख लो कैसे होगा, यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB है ना, B है कि AO है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहाँ से AC का दिया हुआ है ना 25, और OA निकालना है हमको, और OB कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। इधर लेके आओ, OA बराबर कितना मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। मिल गया कि नहीं मिल गया, तो OA ही तो y है, यहाँ पे y की वैल्यू हम रख सकते हैं। बात समझ में आई, OA ही y है। अगर क्वेश्चन की दिक्कत हो रही हो तो क्वेश्चन हमारे पास है, इसको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर जो स्क्रीन पे इधर शो कर रहा है ना, यही नंबर क्वेश्चन है। तो इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग मैनेज किए। अब देख लो क्या करना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन दिख रहा है, x की वैल्यू
4 सेंटीमीटर पे y की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। जब ये 4 सेंटीमीटर दूरी पे सीढ़ी रखी गई होगी तो उस समय उसकी हाइट कितना कवर करेगा 3 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है 3 ही कवर करेगा, है ना। तो उस समय देखो यहाँ पे जरा सा वैल्यू, ये यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख लो तो ये कितना हो जाएगा dy/dt कितना आएगा, dy/dt बराबर 2/25 × 3, है ना। और अगर चाहे तो इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो अगर ना काटे तो सेंटीमीटर में आ सकता है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ से नहीं काटोगे तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे 100 है, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 8 और नीचे 100, ताकि लास्ट में ये जो मीटर है वो सेंटीमीटर में बदल सके, क्लियर। 100 × y, तो नीचे क्या हो जाएगा 8/100 × 3 मीटर प्रति सेकंड है ना मेरे पास। आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो क्या करना है 100 हटा लो, ये सेंटीमीटर हो गया, इसलिए नहीं काटे, क्लियर। 100 हटा लो, सेंटीमीटर हो गया, है ना। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाने वाला होगा, देखो आंसर आ जाएगा dy/dt = -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसमें बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी और घटोतरी ये बता दो, बढ़ेगा कि घटेगा, माइनस लगा है ना, तो इसका मतलब कि इसकी जो हाइट है वह किस दर से घट रही है 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे की ओर घट रही है। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर है ना। क्या करना था, पहले ही पाइथागोरस प्रमेय लगा के x² + y² = 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आगे हमारे पास dy/dt की वैल्यू x और y के फॉर्म में, x और y एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, x बराबर 4 सेंटीमीटर और y बराबर भी हम निकाल लिए थे 3 सेंटीमीटर, तो दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको वैल्यू मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखो क्या है क्वेश्चन, ऊपर स्क्रीन पे शो कर रहा है। एक कण का वक्र है 6y, है ना। चलो देखते हैं, पहले इसको मिटा लें। एक कण वक्र 6y = x³ + 2, है ना। 6y = x³ + 2 ऐसा कोई इक्वेशन है, और उस वक्र पे, उस ढाल पे, है ना, वक्र पे चल रहा है, कोई अनुगत गति कर रहा है एक कण। उस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब कि x निर्देशांक जो है वो बदल रहा है, क्लियर, t के सापेक्ष, और y भी बदल रहा है t के सापेक्ष। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इधर वाला y लिखो पहले, कि y भी बदल रहा है और x भी बदल रहा है, क्लियर। लेकिन हाँ, y जो है वो x से 8 गुना तेजी से बदल रहा है, क्लियर। इसका मतलब dy/dt जो है वह बदल रहा है किसके सापेक्ष, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम 8 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx/dt से, है ना। अगर होता है कि बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना अधिक है, तो दोनों को जब इक्वेशन बराबर करते हैं तो बेटे में 2 से गुणा करते हैं ना। बात समझ में आई। तो वही बात है, बढ़ कौन रहा है, dy/dt कितने गुना तेजी से, 8 गुना तेजी से। जब दोनों को बराबर करना था तो हम 8 में किससे गुणा करेंगे, dx/dt में, है ना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो dy/dt बराबर 8 dx/dt, यह तीव्रता से वह बढ़ रहा है। तो यह बन गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, dy/dt एक और निकालेंगे, क्लियर। dy/dt निकालने के बाद हम पता कर सकते हैं कि किन बिंदुओं पर यह जो है ना, वक्र की ढाल इस वक्र से गति कर रहा है, क्लियर। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन देखो यह दिया हुआ है, 6y = x³ + 2, है ना। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा 6 × dy/dt = ये कितना आएगा 3x² × dx/dt, और इधर वाला गायब हो गया, है ना। यह बन गया इक्वेशन। यहाँ से dy/dt की वैल्यू एक और आ जाएगी, कितना आएगा 3x² / 6 × dx/dt, क्लियर। 3x² / 6 × dx/dt। यहाँ से 3 से 6 कैंसिल मार दो,
कितना बच गया 2। अच्छा एक बात समझो कि यहाँ से भी dy/dt की एक वैल्यू आ गई और यहाँ से भी dy/dt की एक वैल्यू आई है, तो हमें करना क्या होगा, अब इन दोनों को रिलेट करना होगा ना, तभी तो हमको मिल जाएगा कि किस बिंदु पर यह ढाल जो है निर्देशांक कैसा है क्या नहीं है। बात समझ में है कि नहीं आई? तो हमें करना क्या होगा कि x की वैल्यू निकालनी होगी और उसको निकालने के लिए यह इक्वेशन और यह इक्वेशन दोनों की तुलना करना होगा। इसका मतलब समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो जैसे ही देखो अब तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 की, तो यहाँ से दोनों की राइट हैंड साइड तुलना कर दो, राइट हैंड साइड, बस राइट हैंड साइड, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, इधर मिलेगा हमको 8 × dx/dt और इधर क्या मिलेगा x² / 2 × dx/dt। dx/dt कैंसिल हो जाने वाला है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 दूना 16 बराबर x², x बराबर ±4 मिल गया। x बराबर क्या मिला, +-4, x की वैल्यू 2 मिल गई, एक 4 और एक -4। और इसी पॉइंट पे हमको y की भी वैल्यू निकालनी है, कहा है ना कि x और y दोनों के निर्देशांकों को निकालिए, x और y। x की वैल्यू हमको 2 मिल गई, एक +4 एक -4। तो हम एक बार क्या करेंगे, x बराबर 4 पर y का मान लिखेंगे, x बराबर 4 समीकरण इसमें रख दो, है ना, समीकरण में रखने पर, तो जब रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखो 4, तो y के मान मिल जाएगा हमको, dy बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे 4 का, 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना, 64 + 2, तो यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा, 66/6, काट लो 11 मिल गया। एक तो y का मान मिल गया 11, और एक y का मान कब मिलेगा, जब x बराबर -4 रखने पर, x बराबर -4 उठा के इसी में रख दो, तो कितना हो जाएगा 6y = -4 का होल क्यूब +2, यहाँ कितना हो जाएगा -64, और इसमें घटा लेंगे तो -62, क्लियर। और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -62/6। यह आगे हमारा y का दो निर्देशांक। इसका मतलब कि हमें x और y के दो निर्देशांक चाहिए थे x के निर्देशांक 2 मिल गए +-4, और y के भी निर्देशांक 2 मिल गए 11 और -62/6। तो इसी हिसाब से क्या होगा, x में परिवर्तन से y में 8 गुना तेजी से परिवर्तन होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का जो वक्र था, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन का जो वक्र था वह था 6y = x³ + 2। इस वक्र से वह चल रहा था, कोई भी कण था, है ना, जैसे कि अगर y बराबर x से कोई कण चल रहा है तो वो सीधी गतिमान से चलता है ना, एकदम एरोप्लेन की तरह उड़ता है, और यह क्या है, यह किसी और तरीके से चल रहा होगा, लेकिन 6y बराबर x³ + 2 यह जो है x और y के कोऑर्डिनेट में ही चल रहा होगा, है ना। तो उस समय देखो, उस समय कह रहा था कि जो y में परिवर्तन हो रहा है वह x में परिवर्तन का 8 गुना हो रहा है, y में परिवर्तन x में परिवर्तन का 8 गुना तेजी से हो रहा है। तो जब दोनों को इक्वेशन को बराबर करना है तो हम 8 में किससे गुणा करेंगे, जो कम नहीं बढ़ रहा है उसमें ना, क्योंकि यह तो बढ़ ही रहा है, अगर इसमें 8 से गुणा करेंगे तब तो यह और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें करेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, क्लियर। तो उसके बाद से इक्वेशन सॉल्व करना है, देख लो कैसे करना है ना, समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये समझ में आया कि नहीं आया। वक्र क्या था, 6y = x³ + 2, है ना, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट था। 6y = x³ + 2 और dy/dt की वैल्यू दिया था 8 × dx/dt। दोनों का इक्वेशन यहाँ से और यहाँ से दोनों को रिलेट कर दिए तो हमको क्या मिल गया, x का मान, और x का मान उठा के समीकरण में रख दिए तो क्या मिल गया, y का मान। समझ में आया, क्वेश्चन आसान था। चलो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये था 11, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना, सारे के सारे एक एक करके बढ़ते हुए क्रम में हम लोग देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, 12 पढ़ो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर क्वेश्चन है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या आधा सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है,
अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये देखो हवा का बुलबुला है, मतलब वो एक गोला है, ठीक है, और इस गोले की त्रिज्या कह रहा है कि त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ बाबू कि हल में हमारे पास दिया क्या है उसको पहले लिख ले। दिया है हमारे पास dr/dt दिया है कि नहीं दिया है ना, dr/dt हाफ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की त्रिज्या से वह बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उस समय हमको निकालना है कि आयतन में परिवर्तन की दर क्या है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर है। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहली बात कि गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन बराबर v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दूं जैसे पहले से ही करते आ रहे हैं, तो इधर हो जाएगा dv/dt, इधर क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू d/dt r क्यूब। क्लियर। अब r क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, dv/dt की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको बता दो, 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt मिलेगा ना। 3 से 3 कैंसिल कर दो, क्या मिल गया हमको dv/dt 4 पाई r² dr/dt, जहाँ dr/dt की वैल्यू कितना है हमारे पास, हाफ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है ना, हाफ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो रख लिया जाए, 2 ठो r इसका, 1 r इसका, टोटल कितने हो गए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो इससे यूनिट भी मिल जाता है हमको, है ना। तो अब देखो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाने वाला होगा dv/dr इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr/dt की वैल्यू रख दो हाफ सेंटीमीटर, और इसका भी सेंटीमीटर 2 है ना, r² है, r² का मतलब 2 सेंटीमीटर है। चलो उसको लिखेंगे अभी। ये हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 2 से 4 काट दो, 2 बार में कट गया। अब यहाँ से dv/dr की वैल्यू कितनी मिली हमको 2 पाई r², है ना, 2 पाई r², और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये भी लिखो, चलो सेंटीमीटर क्यूब भी बना लेंगे। अब r की वैल्यू देखो कहा है कि dv/dr निकालो, लेकिन कब, जब r जो है वो 1 सेंटीमीटर है, दिया है कि नहीं, जब r कितना है 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देखो लिखा है जब r 1 सेंटीमीटर है ना, लिखा है। चलो तो r 1 सेंटीमीटर है, तो उस समय हम करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 पाई r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर ये वाला, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब कितना आ जाएगा वैल्यू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड आ गया। तो यहाँ से dv/dr हमको कितना मिला बाबू, एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे कितना मिला 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। आ गया हमारे क्या, आयतन में परिवर्तन की दर। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन क्लियर है ना। चलो समझ में आया, क्वेश्चन आसान था ना, ये तो सिंपल था यार, इसमें कोई कठिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया था। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लो, समझ में आया, चलो मिटा दे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सारे के सारे देखो अवकलज के अनुप्रयोग में जो क्या है परिवर्तन की दर है, राशियों के परिवर्तन की दर, सारे के सारे क्वेश्चन देखो सेम लगभग बन रहा है। बस हाँ ध्यान रखना है कि कौन से में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ठीक है। तो सब क्वेश्चन जो है एक ही चीज करना है सब में कि एक परिवर्तन की दर, उसी ऑब्जेक्ट मतलब जो भी क्वांटिटी दिया है उसी क्वांटिटी का एक छोटा वाला क्वांटिटी वैल्यू दे दिया है और उसमें परिवर्तन की दर दिया है बड़े वाले में, जैसे कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे दिया, आयतन में पूछा। सीढ़ी वाले में देखें, सीढ़ी वाले में क्या किया, तो नीचे वाला आधार में परिवर्तन की दर दे दिया, ऊंचाई में परिवर्तन की दर पूछा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और किस फॉर्मूले से कनेक्टेड है, बस यही हमको ध्यान रखना है एग्जाम में, है ना,
किस फॉर्मूले से कनेक्टेड है, दोनों के दोनों। क्लियर। उसके बाद ये डेरिवेटिव्स को ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएंगे। क्लियर। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है का परिवर्तनशील व्यास, अच्छा वेरी गुड, परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन में परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है, हल करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना इस पर, चलो तो वही क्वेश्चन लगाना था इसलिए थोड़ा सा वीडियो में देखो। तो हल करना है हमको, करना क्या है कि परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है, लिख लेते हैं परिवर्तनशील व्यास कितना है बाबू, परिवर्तनशील व्यास कितना है 3/2 इंटू 2x + 1, 3/2 इंटू 2x + 1 यह दिया हुआ है परिवर्तनशील व्यास। अच्छा ये बता दो, ये तो व्यास है, व्यास है ना। और हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें व्यास से कोई मतलब था, कभी यूज़ किए नहीं किए, तो इसमें भी करेंगे नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है यार, क्या कर जरूरत है इसको करने की। त्रिज्या निकाल लो, है ना। जब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना होगा, आधा होता है व्यास का, तो 3/4 हो जाएगा, नीचे 1/2 से गुणा करेंगे तो यह आ गया हमारा परिवर्तनशील त्रिज्या। आया कि नहीं आया। और गोला है, क्या है, एक परिवर्तनशील गोला है। पूछ रहा है कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। लो ये तो बहुत आसान है यार, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है बस, और कुछ नहीं करना। चलो तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बोलो बोलो, देखो क्या करेंगे, d पहले तो v लिख लेते हैं। v क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, है ना। अब हमको करना है x के सापेक्ष परिवर्तन, ध्यान रखना है किसके सापेक्ष परिवर्तन करना है, साफ साफ लिखा है ना कि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले, डायरेक्टली इधर भी dv/dx कर लो और इधर भाई 4/3 पाई इंटू d/dx कर लो r क्यूब का, किसका कर लो, r क्यूब का। अब दिमाग में चल रहा होगा r क्यूब का कर ले, है ना, x के सापेक्ष 3r² इंटू dr/dx, तो वो भी ठीक है क्लियर, वो भी ठीक है। लेकिन अगर वो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली r की वैल्यू दिया हुआ है, r की क्या दिया हुआ है, वैल्यू। यहाँ पे त्रिज्या दिया है r, तो इसका मतलब हमें r की जगह पे ये रखना होगा। समझ में आया कि नहीं आया, r की जगह पे ये वैल्यू रखनी होगी और फिर इसमें x जो दिया हुआ है उसका परिवर्तन करना होगा x के सापेक्ष। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू d/dx कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 2x + 1 का होल पावर क्यूब। हो गया, समझ में आई बात। अब देखो इस पूरे में से 3/4 कॉमन ले लो बाहर, 3/4 का होल क्यूब निकलेगा ना, पूरा बाहर निकल लो, क्योंकि हमको dx इसका हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए जो जो कांस्टेंट है वो बाहर पहले कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है। तो इधर कितना हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब इंटू 4/3 पाई और d/dx कितना मिलेगा मेरे पास 2x + 1 का होल क्यूब। अब चलो, अब ठीक है, अब इक्वेशन ठीक ठाक दिख रहा है ना, अब सॉल्व हो सकता है। चलो करते हैं सॉल्व। इधर क्या हो जाएगा देख लो, ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4/3 पाई। एक 4 से एक 4 उड़ा दो, एक 3 से एक 3 उड़ा दो, उड़ गया। और इधर क्या बचा देख लो, 3 जो है आगे आएगा और 2x + 1 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2x + 1, ये तो हो गया ऊपर वाले का पावर का अवकलन। अब भीतर घुसेंगे 2x + 1 का अवकलन करेंगे, तो 2x + 1 का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन 2 होगा और 1 का 0, तो बच गया कितना 2। अब देखो एक और 3 से 3 उड़ा दो, अरे वाह नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, मत उड़ाओ, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, नीचे बचा 4 × 4, अच्छा ये उड़ सकता है, उड़ गया। अब मेरे पास क्या बचा 3 × 3 × 3 और नीचे बचा 4 × 2 पाई के साथ 2x + 1। तो हमको यहाँ पे dv/dx कितना मिला बाबू बताओ, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 बटा 4 × 2 = 8 और क्या बचा ऊपर पाई और क्या बचा 2x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा।
होल स्क्वायर। क्लियर, कितना बचेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। दिमाग में चल रहा होगा कि वैसे भी तो कर सकते थे सर कि r³ का कर ले तो वहाँ पे हमको dr/dx दिया होता तब कर सकते थे, या तो dr/dx यहीं से निकाल लो, क्लियर, और उसको उठा के वहाँ पे रख लो तो भी आंसर वही आने वाला है। कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हो बाबू, देखो यहाँ से dr/dx यहीं से निकाल लो तो dr/dx कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 3/4 बाहर ही है, 2x का करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, और उसके बाद dr/dx उठा के यहाँ रख लो, और r² तो बचेगा ना, r² की वैल्यू उठा के रखना पड़ेगा, तो भी आंसर यही आने वाला है। बात समझ में आई, ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात दोनों में आंसर सेम आने वाला है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। r की वैल्यू यहीं पे उठा के रख दो, या r की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने के बाद उठा के रखो, तो ये वाला ज़्यादा आसान था, इसलिए इसको करना ज़्यादा अच्छा है, मतलब फ़ायदेमंद है, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। क्लियर, एग्ज़ाम में क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है हमको, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, 13 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या निकाल लिए, आयतन में उठा के त्रिज्या की वैल्यू रख दी और उसको dv/dx कर दिए, क्योंकि वो साफ साफ लिखा है कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिटा दें। क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आपको भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, एक पाइप के रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिरती है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बना रही है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऐसा होता है यार, कभी देखो रेत को ऐसे लो, मुट्ठी में ही ले लो, है ना, मुट्ठी में लेके नीचे की तरफ ऐसे धीरे धीरे गिराओ तो नीचे शंकु के आकार का बनता है ना, कैसा बनता है ऐसा। तो इसका तो छठा भाग है, मतलब कि थोड़ा छोटा हाइट बना लो, इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, ऐसा ही हमेशा रेत गिरता है, क्लियर। तो इसमें ये देखो, ये वाली इसकी हाइट होती और यह इसका ब्रेथ होता है, क्लियर, मतलब त्रिज्या r। ऐसा ही कुछ फिगर बनने वाला होगा जो ये कह रहा है कि पाइप से इतने रेत गिर रही है, मतलब देखो यह दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है, मुट्ठी से गिरा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, गिर रहा है तो ये है क्या। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये है क्या, तो सबसे पहले इसका यूनिट तो पकड़ लो। यूनिट में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्यूब कब होता है, जब आयतन होता है। प्रति सेकंड, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया। हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के जो वैल्यू दिया है इससे ही पकड़ सकते हैं कि ये दिया क्या है। dv/dr दिया हुआ, dv/dt है ना, ये दिया है ना dv/dt, क्लियर। तो अब ऐसे भी एक बात समझो कि जब बालू जब गिराएंगे हाथ से तो उतना ही बालू, जितना बालू हाथ में होगा उतना ही नीचे गिरेगा, या फिर उतना ही बालू अगर मान लो कि किसी टब में भरे उससे नीचे से एक छेद कर दी, उससे बालू गिरा रहे हैं नीचे की ओर, जमीन पे गिर रहा है तो उतना ही नहीं गिरेगा जितना टब में होगा। तो टब का आयतन बराबर नीचे वाले बालू का आयतन, इसका अर्थ है कि शंकु का आयतन दिया हुआ है, क्लियर। तो आयतन में परिवर्तन की दर 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये क्या दिया हुआ बाबू, dv/dt, क्लियर, इतना दे दिया। अब कह रहा है आगे लिखा हुआ है कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग है। आधार की त्रिज्या का क्या है, 1/6 भाग। इसका मतलब जो हाइट है वो त्रिज्या का 1/6 भाग है, ठीक है, सही लिखे ना, हाइट त्रिज्या का 1/6 भाग है। तो यहाँ से अगर त्रिज्या निकालें तो क्या मिलेगा, 6h मिलेगा। बात को समझना बात को, यहाँ पर हाइट हमेशा त्रिज्या का 1/6 भाग है। हाइट हो गया त्रिज्या का 1/6 भाग। अब यहाँ से त्रिज्या निकालिए 6h, तो ये क्यों निकाले, बताते हैं क्यों निकाले। हमको चाहिए हाइट, है ना,
रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? तो ऊंचाई चाहिए, जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा बालू गिराएंगे भले उसकी त्रिज्या फैलेगी तो ऊंचाई भी थोड़ी थोड़ी फैलेगी। क्लियर, 1/6 भाग से फैलेगी लेकिन फैलेगी। क्लियर, तो यहाँ से हमको निकालना है क्या? ऊंचाई में परिवर्तन की दर। तो उससे पहले हमको यह देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया हुआ है आयतन में परिवर्तन की दर, तो जाहिर सी बात है कि हम आयतन से ही ऊंचाई निकाल सकते हैं। और यह क्या है? शंकु। तो शंकु का आयतन हमको लिखना होगा, पहले लिखना होगा कि नहीं? बात समझ में आ रही? क्लियर, क्या बोले? शंकु का आयतन में परिवर्तन की दर दिया हुआ है, ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालना है। तो दिमाग में यह चलाओ कि अगर आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, ऊंचाई में परिवर्तन की दर पूछा है, तो कोई ऐसा रिलेशन पकड़े जिसमें आयतन और ऊंचाई दोनों, तो सीधे सीधे शंकु का आयतन ही पकड़ ले। शंकु का क्या? आयतन। तो शंकु का आयतन होता है कितना है? शंकु का आयतन कितना होता है बाबू? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता ना। अब जरा देखो, इधर मिल गया हमको v और इधर मिल गया हमको h, दिख रहा है? आर भी है, तो क्या दो को बेईमान एक साथ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, उसीलिए तो रिलेशन दिया है। देखो r की जगह 6h, r जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 6h रख दो। अब सबका सब h में दिख रहा है, इसका मतलब अगर एक इक्वेशन में एक बेईमान तो उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ऊंचाई एक पर्टिकुलर पॉइंट 4 सेंटीमीटर पे दिया भी है, मतलब क्वेश्चन सिंपल बना दिया। अब देखो हमें करना क्या है, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो इधर हो जाएगा dv/dt। इधर जरा ध्यान दो, पहले छोड़ो, अवकलन छोड़ो। अभी क्या कर दो, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, जहाँ r बराबर कितना है? r बराबर हम कितना निकाले हैं? 6h। वैल्यू उठा के रख दो, कितना हो जाएगा? v बराबर 1/3 पाई एच स्क्वायर इंटू एच होगा ना। तो यहाँ से v बराबर कितना मिलेगा? 1/3 पाई एच क्यूब। अब हमको करना होगा इसी का अवकलन, रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट का हम करते क्या है अब? अवकलन। क्लियर, फर्स्ट का अवकलन दोनों पक्षों में t के सापेक्ष। तो देखो यह कितना हो जाएगा? dv/dt बराबर, इधर देख लो 1/3 पाई तो कॉमन है ना, d/dt किसका करेंगे? h क्यूब का। क्लियर, तो कितना हो जाएगा बता दो? इधर हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 3h स्क्वायर, बिगडेल फंक्शन, इसका मतलब अवकलन करना है इसका अभी भी, तो dh/dt। अच्छा, वेरी गुड, यही तो निकालना। हाइट में परिवर्तन की दर, देखो हाइट में परिवर्तन की दर लिख दिए, और यही चीज़ जो बोल रहे हैं वो लिखे, हाइट में परिवर्तन की दर। इधर दिया हुआ है dv/dt। चलो इसकी वैल्यू दिया है क्या? हाँ, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। वैल्यू रखो और हाँ चलो ठीक है, इधर हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बराबर 1/3 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गए। क्लियर, हमें dh/dt चाहिए। क्या चाहिए बाबू? dh/dt। तो dh/dt इधर ही रहने दो और इसके पास जो भी वैल्यू उठा के इधर फेंक दो, तो क्या मिलेगा हमको? dh/dt बराबर क्या हो जाएगा? इधर तो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड पहले से ही पड़ा हुआ है, और ये दोनों वैल्यू उठा के नीचे लाएंगे तो इधर पाई है और क्या है? h स्क्वायर है कि नहीं? पाई और h स्क्वायर, ये मिल गया हमको dh/dt h के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिला बाबू? h के फॉर्म में। अब करना क्या होगा हमको? h के फॉर्म में तो वैल्यू मिल गया, अब क्या करेंगे? h की वैल्यू रख दो। क्या दिया है? क्या h की वैल्यू? एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है ना, h कितने पर हो रहा है? h बराबर 4 सेंटीमीटर पर हमको निकालना है इसमें परिवर्तन की दर। इसका अर्थ क्या लिखेंगे? dh/dt एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बटा पाई गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। क्लियर, 4 से काट दो, 3 बार में कट गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से 2 को कट गया, बचा 1 को। आज जाहिर सी बात है 1 को बचना ही चाहिए, क्योंकि हाइट में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ही तो होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 4। तो अर्थ क्या हुआ कि हमको dh/dt कितना मिला? कितना मिला बाबू? 3/4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे हमारा हाइट में परिवर्तन की दर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और आंसर भी समझ में आया होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? कैसे किए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? है ना। शंकु का आयतन दिया हुआ था
दिया था कि पाइप से रेत जो है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से नीचे की ओर गिर रही है। हम बता रहे हैं कि जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लो कि दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि क्या करना है हमको, या दिया कि इसकी वैल्यू, हमेशा एक ना एक वैल्यू दिया रहेगा, या तो dA/dt या dV/dt या dx/dt या dr/dt, कुछ भी दिया रहेगा, है ना। तो अगर मान लो नहीं समझ में आता है तो उसका यूनिट पकड़ो कि लिखा क्या है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब जाहिर सी बात है ऊपर आयतन है, आयतन का ही तो मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, है ना। तो ऊपर आयतन नीचे सेकंड पकड़ लिए और dV/dt लिख लिए, बात समझ में है। और जैसे इतना करोगे उसके बाद तो सब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। तो h बराबर 1/6 r है, r बराबर 6h, वैल्यू उठा के रख दो, आंसर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं है। चलो तो अभी क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगले ही लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंट्रोडक्शन भी लेंगे, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा बता दिए हैं, अब और बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वह f' 0 से बड़ा है ना। अगर डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, सीखना है बहुत अच्छे से, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो इसको सीख लेंगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें से आते हैं एग्जाम में भी और आगे भी। क्लियर, 12 के बाद भी तो इस सारे क्वेश्चन क्या करना है आप लोग को, सीखना है मेरे साथ। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।